हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशंस में। इस चैनल पर हम छठवीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों के एनसीईआरटी पुस्तकों को अच्छे से पढ़ेंगे और प्रत्येक अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही इसमें हम प्रत्येक अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण हैंड रिटन नोट्स को भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप कम समय में सभी चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर सकें। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान के छठवीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 जो कि इतिहास विषय से संबंधित है, उसके अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे अध्याय को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित शॉर्ट नोट्स और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। छठवीं कक्षा के एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि हम इस अध्याय में किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे पता लगाएं कि बहुत पहले यानी हमारे अतीत में या हमारे इतिहास में क्या हुआ था। अतीत या बीते हुए समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। किन स्रोतों या माध्यमों से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अतीत एक होता है या अनेक, और तिथियों का मतलब क्या है, यानी ईसा पूर्व या ईसवी सन कैसे तय करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। देखिए, सबसे पहले एक बच्ची है रशीदा। उसका सवाल है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी यानी हेडिंग पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो आज के अध्याय में हम इसी के बारे में जानेंगे कि पहले या बहुत पहले क्या हुआ था। इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं या फिर कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसे कि उस समय की स्मृति हो या जो साल भर पहले की घटना को याद रखता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए अब इसी के बारे में जानते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत यानी भूतकाल यानी पिछले समय। तो दोस्तों, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। यानी अतीत के बारे में जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी कि लोग क्या खाते थे, पुराने समय में कैसे कपड़े पहनते थे, किस घरों में रहते थे, और हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों यानी पशुओं का पालन करने वाले, कृषकों यानी किसानों, शासकों यानी जो शासक या राजा महाराजा थे, व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम जान तो सकते हैं, लेकिन ये कैसे पता चलती हैं या सटीक कैसे पता चलती हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि प्राचीन काल में या अतीत में लोग कहाँ रहते थे। तो अभी आगे आपको एक मानचित्र दिखेगा भारतीय उपमहाद्वीप का। इसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाना है। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों कई लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर लोग रहते रहे हैं, और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों यानी कंदमूल,
फल और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह या उसको इकट्ठा किया करते थे और वे लोग आखेट यानी जानवरों का शिकार भी करते थे। तो नर्मदा नदी के बारे में सबसे पहले हम जान लें, क्योंकि प्रारंभिक मानव के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके बाद दो अन्य स्थानों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। और इस क्षेत्र में यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कौन सी फसल, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। यानी कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधियां जो हैं उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में 8000 वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, ये लोग गांव में रहते थे और इसके अलावा एक और क्षेत्र है उत्तर पूर्व में, गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, इनके बारे में भी आपको पता लगाना है। और ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि यानी खेती का विकास हुआ था और यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर अगला जो है आपको मानचित्र दर्शाया गया है और ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। प्राकृतिक मानचित्र क्या होता है? तो इसमें नदी, झील, पहाड़, पर्वत, ये जो प्राकृतिक स्थल होते हैं या प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको इस मैप में दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि नर्मदा नदी का पता लगाओ और कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के किनारे रह रहे हैं। तो नर्मदा नदी जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश में जो है ये आप देख सकते हैं एकदम भारत के बीचों बीच नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के किनारे लोग, जो आरंभिक लोग थे, वो आखेट करते थे और जंगलों से कंदमूल, फलों आदि का संग्रह करते थे। तो ये तो नर्मदा नदी हो गया। दूसरा स्थान आपको पूछा गया था, बताया गया था कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर ये पहाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं, आप देख सकते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था मनुष्यों ने। तो इस क्षेत्र के बारे में मैं तथ्य जानता हूँ लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। आपको बताना है कि सबसे पहले कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया है, एक हिंट दे दिया गया है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ से सबसे पहले कृषि और भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं के पालतू बनाने का शुरू हुआ था कार्य। इसके अलावा उत्तर पूर्व में यहाँ पर आपको गारो पहाड़ियाँ हैं और भारत में विंध्य पहाड़ियाँ भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है और यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया था और वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यही जो क्षेत्र है ये प्राचीन भारत में यहाँ पर कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले मानव के जो है कई लाख वर्ष पहले मानव के बसने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राकृतिक मानचित्र से आपने देखा है। इसके अलावा दोस्तों मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। तो एक बार फिर से मानचित्र पर चलते हैं और गंगा और इसकी सहायक नदी के बारे में है। तो पहले सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो है सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी उत्तर पश्चिम से काबुल नदी है। इसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ ये जो हैं आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा गंगा नदी आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी सहायक सोन नदी है। तो अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं
और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी के बारे में आपने देखा है, और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिंध और इसकी सहायक नदियों में नदियों के आसपास लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो इन आरंभिक नगरों के साक्ष्य आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि के रूप में मिल जाएंगे। और गंगा और इसकी सहायक नदी जो सोन नदी है, उसमें प्राचीन काल में जो मगध का क्षेत्र था, ये गंगा, यमुना और राप्ती, घाघरा आदि नदियों का दोआब क्षेत्र था जो बहुत ही उपजाऊ था, और यहीं पर मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था जिसको कि साम्राज्य कहा जाता था, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की, और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोग बहुत ही हिम्मती थे, बहादुर थे, और एक क्षेत्र से या एक जगह से दूसरे जगह तक की यात्रा करते रहते थे। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने या किसी क्षेत्र पर जीत हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अलावा कभी कभी व्यापारी जो है काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु भी थे जो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो आप जानते हैं, एक जगह या एक क्षेत्र पे रहने वाले लोगों का रहन सहन, जीवन अलग होता है। दूसरे क्षेत्र या दूसरे जगहों पर रहने वाले लोगों का जीवन, उनका आचार व्यवहार, भाषा बोली अलग अलग होता है। तो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे, और इस तरह से लोगों को दूसरों के बारे में, एक दूसरों के बारे में जानने का अवसर मिला, उनके विचारों के बारे में जानने का अवसर मिला, उनके खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि के बारे में जानने का अवसर मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण एशिया को क्या, या दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों में बटा होने के कारण इसे प्रायः सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप कहा जाता है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि पुराने समय में लोग यात्राएं कैसे करते थे, उसके बारे में आप जान गए, लेकिन आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो
पहले जो यात्रा का जो उद्देश्य था वो भी आजकल के उद्देश्य जैसा ही है, लेकिन आजकल जो यात्राएं हैं थोड़ी सुगम हो गई हैं क्योंकि व्यक्तियों के पास सुविधाएं और साधन हो गए हैं। लेकिन प्राचीन काल में लोगों के पास सुविधाएं और साधन नहीं थे। लोग जो है दृढ़ इच्छा शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और यात्राएं करना प्रायः खतरनाक भी होता था। आइए जानते हैं देश के नाम के बारे में। यानी हमारे देश का नाम जो है वो भारत है और इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों जान लीजिए कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुई है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और जब हम एटलस में ईरान और यूनान के बारे में देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। और भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह या कबीले के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो हमारे देश का नाम जो है इंडिया कैसे पड़ा था, तो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। वहीं से अपने देश का नाम जो है इंडिया पड़ा और भारत नाम के कबीले या भरत जन के संबंधित होने के कारण इसको भारत कहा जाता है। दोस्तों अतीत के बारे में कैसे जानें? देखिए, अतीत के बारे में जानने के क्या स्रोत हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत या भूतकाल की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना है। यानी पुराने समय में लिखी गई जो पुस्तकें हैं उनको खोजना और पढ़ना अतीत को जानने का सबसे अच्छा साधन है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो पांडुलिपि क्या है? जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में दोस्तों देखिए, इस चित्र में ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ दर्शाया गया है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लिखावट यानी कितनी सुंदर हैंड राइटिंग में ये जो है लिखा गया है। और आप जान लीजिए ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ जो कि हिमालय पर्वत पर उगता है उसकी छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि बहुत पुराने समय की ये बातें हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, लेकिन कई ऐसी पांडुलिपियाँ या मैन्युस्क्रिप्ट आज भी उपलब्ध हैं और ये पांडुलिपियाँ मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और ज्ञान विज्ञान आदि से सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं और संस्कृत भाषा में लिखे हुए ये नाटक मिलते हैं। कुछ अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में हैं और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग श्रेष्ठ और सभ्य लोगों का जो है प्रयोग करने का विषय था या भाषा थी। दोस्तों देखिए, हमने सबसे पहले जाना पांडुलिपियों के द्वारा हम पुराने समय के बारे में या अतीत के बारे में जान सकते हैं और अतीत को जानने का एक साधन अभिलेख है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं और ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। इन अभिलेखों में नैतिक नियमों का, शासनादेशों का उल्लेख रहता था।
दोस्तों कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाएं। जैसे शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? तो कठोर सतह पर लेख लिखवाने का लाभ ये था कि वो जो लेख है बहुत लंबे समय तक टिक सकता था और नष्ट नहीं होता था। और आज भी हमें कई अभिलेख मिलते हैं। इसका कारण यही है कि वो कठोर सतह चट्टानों या पत्थरों पर लिखे गए हैं। और ऐसा करवाने में कठिनाइयाँ क्या आती थीं? तो आप जान लीजिए, ऐसा करवाने में बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती थी। दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो चित्र में आप अभिलेख देख रहे हैं, और ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ जो होती हैं, लिपि जो होती है वो अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिपि और भाषा में यही अंतर है। और ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नाम की दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। तो अभिलेख जो होते थे दोस्तों, इसके द्वारा भी हम अतीत के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। तो पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। और इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तभी जो है पुरातत्वविद इसके आधार पर अपना अध्ययन करते हैं और जानकारी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए बाएं भाग में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है और इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 ईसा पूर्व में होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। और हमारे द्वारा आज के प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से ये सिक्का भिन्न है। और ये देखिए, ये आहत सिक्का कहा जाता है, पंचमार्क करके बनाया गया है, जबकि आज के सिक्के ढलाई के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों पुरातत्वविद जो पुरानी वस्तुओं या चीज़ों से जानकारी प्राप्त करता है, वो चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचे रह पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो पुरातत्वविदों को कपड़े के अवशेष नहीं मिलते होंगे, क्योंकि वो इतने लंबे समय काल तक बचे नहीं रह पाते, वो सड़ गल जाते हैं। और आप जान लीजिए पांडुलिपियाँ यानी मैन्युस्क्रिप्ट अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत यानी सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं। तो ये पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ, ये सब स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इतिहासकार या हिस्टोरियन उस व्यक्ति को कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद एक प्रकार से उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं और उनसे निष्कृत जो तथ्य होते हैं हमारे सामने रखते हैं, और उससे हम अतीत के बारे में जान पाते हैं। अतीत एक या अनेक,
दोस्तों ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा अतीत एक होता है या अनेक। तो इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर जब हमने ध्यान दिया है तो अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह के अंतर या भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अलावा एक तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी बीजियों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारे, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से ही हमें उनके जीवन को बारे में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना और बताना शेष है। तो दोस्तों अतीत एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग समुदायों, अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोगों और अलग अलग वर्गों के लिए ये अतीत भिन्न भिन्न होता है। कुछ के बारे में हमें जानकारी है और कई चीज़ों के बारे में जानना अभी शेष है। आइए जानते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई आपसे पूछे तिथि के विषय में तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताएंगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तिथि की गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म की तिथि से की जाती है। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है और ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो तिथियां हैं, अगर जो हम 2020 कह रहे हैं या अभी 2023 चल रहा है तो 2023 अगर जो हम कह रहे हैं तो 2023 का अर्थ क्या है कि ईसा के जन्म से 2023 वर्ष बाद। और अगर ईसा से 563 ईसा पूर्व कहा जाए तो ईसा के जन्म से 563 वर्ष पूर्व, और इसी आधार पर हम तिथियों की गणना करते हैं। दोस्तों इतिहास और तिथियों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, बीसी और एडी। ये दो शब्द तिथियों की गणना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेजी में बीसी, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है, इसका तात्पर्य जो होता है या फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। और कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा हुआ पाते हैं, जिसको लैटिन भाषा में एन्नो डोमिनी, दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष से प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको इतिहास और उसको समझने के लिए ज़रूरी हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो है इस अध्याय में दी गई हैं, जिसमें कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व यानी बीसी 8000 बीसी हो जाएगा। तो 8000 वर्ष पूर्व जो है,
और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो 2000 वर्ष पूर्व से जो है हम तिथियों की गणना करते आए हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक अध्याय से संबंधित जो शॉर्ट नोट्स हैं और उनके अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम या अध्याय को पढ़ने के बाद एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ये था 6वीं कक्षा के NCERT हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, क्या कब कहाँ और कैसे, ये अध्याय हमने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से तथा इसके शॉर्ट टॉपिक्स को या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको और साथ ही साथ जो इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। और ये अभ्यास प्रश्न और शॉर्ट नोट्स 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसको हम वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे तथा शॉर्ट नोट्स को आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वीडियो और ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, विशेषकर UPSC, UP PCS, बिहार, राजस्थान, MP PCS और उत्तराखंड PCS तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए NCERT की पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें आप बहुत आसानी से अवधारणाओं को समझ सकते हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऑथेंटिक तथ्य जो हैं वो NCERT पुस्तकों से आपको पता चलती हैं। तो आप इस वीडियो से, इस श्रृंखला से जुड़े रहिएगा। आज का ये जो है हमारा चैनल NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस का ये पहला ही वीडियो है। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मुझे आशा है कि इसके बाद जो हम हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अध्याय को समझने में और रिवीजन करने में। तो इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित शॉर्ट नोट्स और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरे अध्याय यानी नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।